नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन में सबसे पहले वो विवाद जिसने सुनहरे पर्दे से लेकर सियासत तक को बेचैन कर दिया है। जाति के भंवर में फंसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद का झमेला अभी थमा भी नहीं था कि बिहार के पूर्व सीएम ने एक जाति विशेष पर बयान देकर सियासत को भी गरमा दिया। क्या है वो बयान और दूसरे सियासी दलों की क्या है प्रतिक्रिया, ये रिपोर्ट देखिए, फिर मांझी और विवाद के मायने को समझिए। अगर मैं पांडे के साथ वर्क करूंगी तो मुझे यादव के साथ काम नहीं मिलेगा, तो सिंह के साथ काम करूंगी तो फिर यादव नहीं तो पांडे नहीं तो ऐसा, और सिंह के साथ कर लिया तो यादव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ इसमें। ये है भोजपुरिया सुनहरे पर्दे के पीछे का सच, जिसमें यादव जी, सिंह जी और पांडे जी के चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ पाती हैं अभिनेत्री काजल राघवानी। लेकिन अब बात सुनहरे पर्दे से निकलकर सियासी गलियारे तक पहुंच चुकी है। सुनिए ब्राह्मणों के खिलाफ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ये गंदा और आपत्तिजनक बयान, जिसे हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम पसंद दे देंगे। जाहिर है जीतन राम मांझी के इस बयान को सियासत अपनी अपनी चाशनी में भिगोने की कोशिश कर रही है। मांझी के सहयोगी बीजेपी और जेडीयू ने मांझी को मर्यादा समझाया तो कांग्रेस ने फौरन ब्राह्मणों से माफी की मांग की है। तो सीनियर लीडर हैं मांझी जी, अब उनको हम क्या सलाह दें, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस तरह का बयान उचित नहीं है। तो बानी को ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे को पसंद हो और समाज को पसंद हो। आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो नाप तौल करके बोलना चाहिए। लेकिन जब से वो बीजेपी आरएसएस के साथ गए हैं तब से गड़बड़ा गए हैं। वहां उनको अपमानित किया जा रहा है तो वो भड़ास निकाल रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय से उनको माफी मांगनी चाहिए और बिहार की जनता से, चूंकि आप बहुत सीनियर रहे हैं, आपको सबों से माफी मांगनी चाहिए। अपने विवादित बयान पर जब जीतन राम मांझी घिरने लगे तो चंद घंटे में ही मांझी ने सफाई भी दे डाली। लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं बाबू, नगदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए शब्द यूज किया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मांझी ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले मांझी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा चुके हैं। तो सवाल है कि आखिर मांझी कितनी बार मर्यादा तोड़ेंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं और 2014 में मांझी सीएम बनाए गए थे। मांझी को तब सभी जाति के लोगों का समर्थन मिला था। जाति विशेष पर गाली गलौज करना संविधान की मूल आत्मा का अपमान है और ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी ने पहली बार ऐसा बयान दिया है। इसी साल 21 सितंबर को मांझी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया था। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा था कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं। नवंबर 2014 में उन्होंने सवर्णों को विदेशी बता दिया था। कुछ दिन पहले मांझी ने सरकार से चमकने की बात कही थी। शराबबंदी जैसी अच्छी पहल पर भी जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए हैं। और जबकि मौजूदा बिहार सरकार में मांझी सत्ता में हैं, मांझी के बेटे मौजूदा नीतीश सरकार में लघु जल सिंचाई मंत्री हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार में सभी वर्गों का समर्थन होता है। जीतन राम मांझी शायद ये बात भूल रहे हैं। जाहिर है मांझी के बयान पूर्वाग्रह से पीड़ित लगते हैं और मांझी जैसे सीनियर नेता को विवादित बयानों से बचना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब वो खबर जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है। कड़ी मेहनत के बाद जेब में पैसे आते हैं और जिंदगी की गाड़ी चलती है, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे शातिर हैं जो बिना किसी मेहनत के भोले भाले लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर अपराधियों की। देवघर में 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से बरामद सामान और उनके ठगी के तरीकों को जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। बिल्कुल इसी फिल्मी अंदाज में लोगों को अपने जाल में फांसकर ये सभी 11 साइबर अपराधी चूना लगाते थे। साइबर ठगी के जरिए कितनी मोटी रकम ठगते थे, उसका अंदाजा आप इस चमचमाती कार को देखकर लगा सकते हैं, जो बिल्कुल नई है। गाड़ी का नंबर प्लेट तक नहीं है। शोरूम से निकालने के बाद रिबन तक बरकरार है। अब जरा इन मोबाइल सेट पर नजर डालिए। साइबर अपराधियों के पास से एक 4 व्हीलर के अलावे 22 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 4 पासबुक, 4 चेकबुक और 32,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर ये सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे। जिसमें आज हम लोग सारा थाना अंतर्गत कुरुमटान और जगराई में छापेमारी किया था, और देवपुर थाना अंतर्गत कपसा में कुल 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 22 मोबाइल और 35 सिम और एटीएम 7, लैपटॉप 1, पासबुक 4, चेकबुक 4 और एक के 4 व्हीलर कार पकड़ाई है राहुल कुमार मंडल के पास। नगद 32,000 रुपये मिले। देवघर पुलिस ने सारठ और देवीपुर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर इन 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी साइबर अपराधी कई तरह के पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हुए लोगों को ठगते थे। एक दुर्जो राणा पूर्व में 81-20 केस साइबर थाना कांस्टेबल में अभियुक्त रह चुके हैं। कुछ नया तकनीकी सभी यूज कर रहे हैं। इसमें टीम ओवर और क्विक सपोर्ट वगैरह एक्सेस करा करके लोग ठगी कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे ठगों से आपको सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। अब आपको समझना जरूरी है कि साइबर ठग कैसे लोगों को अपने शिकंजे में फंसाते हैं और किस तरह से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। हर दिन ऐसे खबरें हमें सुनने को मिलती है। अपराधी तरह तरह के ऑफर से लोगों को लुभाते हैं, आपके कंप्यूटर को हैक करने का प्रयास करते हैं या आपको किसी मलेशियस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सावधानी बरती जाए ताकि इन साइबर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। ठगी के तरीकों को जानने से ज्यादा ये जानना भी जरूरी है कि हमें ठगी से आखिर बचना कैसे है। कभी भी किसी कंपनी या बैंक का नंबर नेट पर सर्च नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से इंटरनेट पर आपको जो नंबर मिले हो सकता है वो जालसाजों ने डाले हों। अगर आपको किसी कंपनी, बैंक का आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो उस कंपनी या बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, वहां से आप नंबर निकालें। फोन पर किसी को भी बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल कभी भी नहीं दें। बैंक अधिकारी फोन, मैसेज, ईमेल या किसी भी लिंक के जरिए ग्राहकों की बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगते हैं। यह भी देखा गया है कि कभी कभी ठग बैंक कर्मी या कंपनी का अधिकारी बनकर फोन करता है और समस्या के समाधान के लिए एक लिंक भेजता है। इस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुलता है जिसमें आपसे कुछ जानकारियां भरने के लिए कहा जाता है। अगर आपने ये जानकारियां भर दी तो समझ लें आप ठग के जाल में फंस गए हैं। फोन पर किसी लिंक पर क्लिक नहीं करें और ना ही कोई फॉर्म भरें। ओटीपी, यूपीआई पिन या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें। केवाईसी के लिए एसएमएस आए तो जरूर ध्यान दें। एसएमएस में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कभी नहीं करें। नौकरी, पॉलिसी, बोनस, लॉटरी, सस्ता लोन वाले ऑफर एसएमएस या ईमेल पर आते रहते हैं और इन पर कभी भी भरोसा नहीं करें। ऐसे ही कुछ सावधानियां बरत कर हम साइबर ठगी से बच सकते हैं।
चलिए और एक बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दें, जहां भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर भागलपुर से, जहां भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया गया है। सरपंच आवास से ये हथियार बरामद किया गया है। आपको बता दें, सुल्तानगंज के तिलकपुर पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच के घर से अवैध हथियार मिले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेटियों कामयाबी के लिए आसमान छू रही हैं। उनकी उड़ान ऊंची हो, इसे लेकर केंद्र सरकार ने उम्र को लेकर एक फैसला लिया, जो झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को रास नहीं आ रहा है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने क्या कहा है, पहले वो जानिए, फिर खबर तो समझिए। सभी का बढ़ रहा है, तो 18 से 16 मेरा हिसाब से 16 होना चाहिए। देखिए 18 साल ही रहना चाहिए, केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। कौन कर रहा है यार इसे? बहुत देहात के लिए 18 साल क्या के कारण कि 18 साल रहना चाहिए? हो जाता है सबका, वहाँ जो माहौल है, बाजार का अलग माहौल हो, देहात का अलग माहौल है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने केंद्र सरकार के उस कानून का विरोध किया है जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर देनी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने शादी की उम्र 18 साल करने की बात कही। बीजेपी ने उनके बयान पर दो टूक कह दिया है कि शरीयत से देश नहीं चलता है। तो बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने भी मंत्री हफीजुल को बेवकूफ और बेहया करार दिया। बस चले तो 7 साल में शादी कर देना चाहिए कहेंगे, उनके चाहने से नहीं है। इस देश पर देश का संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ, शरिया लागू नहीं होगा, उनको समझना चाहिए। क्योंकि ये सब सारे लोग सिर्फ शरिया में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। मेरा कहना है विश्वास करना चाहिए, वो भी एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन भारत का संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। एक बेवकूफ मंत्री ने ये इस बात को बोला कि यहाँ 15 साल में 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। उस बेहया और बेवकूफ मंत्री को यह बात पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एडल्ट किस एज में लड़कियां होती हैं और कानून क्या कहता है, उसकी वैधता क्या है। हफीजुल हसन के बयान से उनके ही सरकार के मंत्री भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि बच्चों की शादी तभी हो जब वे बालिग हो जाएं। तो कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की है। देखिए 16 से 18 की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो भी शादी विवाह होता है वो अभिभावक के मर्जी से होता है और उम्र मिलाकर ही शादी किया जाता है। लेकिन 21 हो 22 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र के हिसाब से सभी को, लड़का हो लड़के हो, शादी होना चाहिए। हर लोगों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, उनकी जो सोच है वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा तो आज माहौल बदल गया है। बच्चियों को पूरा अवसर मिलना चाहिए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से। अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़ करके उसका स्वागत करना चाहिए। हफीजुल हसन के बेतुके बयान से एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोधी तो वार कर ही रहे हैं, अपनों ने भी बयान से किनारा कर लिया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड के मंत्री का बेतुका बयान तो आपने सुन लिया। अब आपको यह समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है। लड़कियों को करियर बनाने का ज्यादा मौका मिलेगा, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लड़कियों को वक्त मिलेगा, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। शादी के बाद अक्सर लड़कियां अपनी आकांक्षा पूरा नहीं कर पाती हैं। कम उम्र में मां बनने से सेहत पर भी असर पड़ता है। मां के बेहतर स्वास्थ्य के साथ नवजात की सेहत भी अच्छी होगी।
साथ ही महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार होगा। लड़कियों और लड़कों के विवाह के न्यूनतम उम्र को एक समान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लाल किले से अपने संबोधन के दौरान ये बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब फैसले को जमीन पर उतारा है। कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। जाहिर है बेटियां बेहतरी के लिए विरोध नहीं बल्कि लोगों को समर्थन करना चाहिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल जूनियर डॉक्टर हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि पटना से ये बड़ी खबर, कल जूनियर डॉक्टर करेंगे बहिष्कार। पीएमसीएच समेत 9 मेडिकल कॉलेज में काम करेंगे ठप। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां कल जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। पीएमसीएच समेत सभी 9 मेडिकल कॉलेज में काम करेंगे ठप। आपको बता दें 5 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे कार्य बहिष्कार। नीट पीजी की काउंसलिंग की मांग, कोविड ड्यूटी के एवज में प्रोत्साहन राशि की भी मांग और इंटर्न स्टाइपेंड में वृद्धि, जूनियर रेजिडेंट की बहाली की मांग। तो ये तमाम मांग और इसे लेकर कल कार्य बहिष्कार करेंगे जूनियर डॉक्टर। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, देखिए कल जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे और पीएमसीएच समेत सभी 9 मेडिकल कॉलेज में काम ठप करेंगे। क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए रंजना, अभी 1 माह भी नहीं बीता है और जूनियर डॉक्टर फिर से दूसरी बार जो है कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। कार्य बहिष्कार में पीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, तमाम जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर जूनियर डॉक्टर कल सुबह से ही ओपीडी सेवा को पूरी तरह से बाधित कर देंगे। इनकी 5 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य रूप से कहें तो नीट पीजी का काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है। काउंसलिंग को लेकर लंबे समय से जो है ये लोग मांग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो नए डॉक्टर हैं वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टाइपेंड है उसकी वृद्धि की भी मांग लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। और तीसरी मांग इन लोगों की मुख्य रूप से है, कोविड में जिन लोगों ने जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी किया था, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके एवज में प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिली है। और निश्चित रूप से ये आक्रोश है और इसको लेकर पिछली बार जो ये लोग हड़ताल किए थे, राज्य सरकार ने भरोसा दिया था, लेकिन आश्वासन हो गया और उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। तो देखिए पटना से ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, कल जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे और आपको बता दें पीएमसीएच समेत सभी 9 मेडिकल कॉलेज में काम ठप करेंगे जूनियर डॉक्टर्स और 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।